Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to start a new chapter. It is about reproduction, जिसे हम अमले तौलीद भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जानदार अपनी ही तरह की नई नस्ल पैदा करते हैं ताकि उनकी नस्ल बरकरार रहे इस कुराए अर्ज़ के ऊपर। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड रिप्रोडक्शन, इसको जरा समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिए इस लफ्ज के ऊपर। तो बुनियादी तौर पे ये क्या है? प्रोडक्शन का दोहराए जाना। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि पहले ही कोई जानदार जो पैदा होके आ चुके हुए हैं, जब वो दोबारा से नए जानदार पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इस अमल को हम कहेंगे दिस इज रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, सो दिस इज रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स अगर हम रोशनी डालें तो हमें पता चलता है कि द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड फॉर दिस रिप्रोडक्शन इज पेरेंट्स। किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, देयर शुड बी अ प्रीवियस जनरेशन। कोई एक पिछली नस्ल मौजूद होगी और फिर उसके बाद अगली नस्ल को पैदा किया जाएगा, तो इस अमल को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। अब यहां पे एक तो हम अपना कंसेप्ट दुरुस्त कर लें स्टूडेंट्स। वो किस तरह से कि अगर हम गौर करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर तो हमें पता चलता है कि द प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसिंग, बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूसिंग, फंजाई आर रिप्रोड्यूसिंग, एल्गी आर रिप्रोड्यूसिंग, इवन द ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूसिंग। तो बुनियादी तौर पे जो एक अमल है एवोल्यूशन का, जो एक अमल है नेचुरल सिलेक्शन का, उसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जानदार बेतहाशा ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहे हैं। और इन ऑफस्प्रिंग्स के पैदा करने की बुनियादी तौर पे वजह क्या है? कि अपनी नस्ल की बका। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स और द प्रोजेनी, ताकि उसकी नस्ल जो है वो बरकरार रह सके। ऑलराइट, तो इस लिहाज से ऑल द पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर नोन एज ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट, वो क्या है कि द रिप्रोडक्शन हैज नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन has nothing to do with individual। यानी कि एक फर्द की लाइफ के साथ या लाइफ स्पैन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी समझ में यह बात आती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो तो दुनिया में पहले से ही आ चुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है ही इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे या किसी नस्ल की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल of species and population। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बुनियादी कंसेप्ट तो ये है रिप्रोडक्शन का। फिर इसके साथ ही साथ जब हम ऑल ओवर द 5 किंगडम्स नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो एक ही सिंगल सेल से फर्दर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो डॉटर सेल्स फिर मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और इसी तरह से वो कई मिलियंस की तादाद तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसी है कि जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट से काम चल सकता है, तो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज asexual type of reproduction। So we are going to differentiate the process of reproduction into two types: asexual reproduction and sexual reproduction। So in this type of reproduction, only one parent is involved। फिर अगर मजीद डिटेल लिखना चाहें, repeatedly same copies
of genetic material are replicated and inherited. All right students, यानी पहली बात तो ये है कि यहां पे एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो सकते हैं, यहां पे मेल या फीमेल वाले कॉम्बिनेशंस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमने यहां पे क्या लिखी है, चूंकि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन चल रही है तो हम ये भी देखते हैं कि यहां पे अगर एक ही पेरेंट ने दो बनाने हैं तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले डीएनए की कॉपी बनाई जाएगी जिसे हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं, और फिर उसके बाद चूंकि आइडेंटिकल कॉपी है सो वी कैन से द डॉटर सेल्स विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे कोई सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, कोई रीशफलिंग ऑफ जीन्स, कोई नई वेरिएशन वगैरह नहीं आ रही। यहां पे इस लिहाज से कुछ फायदे भी नोट किए जाते हैं और इसी लिहाज से बाज़ औक़ात कुछ नुकसानात भी देखे जाते हैं। पहले नंबर पे स्टूडेंट्स ये वाली चीज जो हमने यहां पे लिखी है इसको अगर गौर करें तो इसकी टाइप्स का हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जा सकती हैं। सो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन राइट, सबसे पहले फिजन, that can be further differentiated into binary fission as well as multiple fission. Alright, अब फिजन लफ्जी मतलब क्या है, टूट जाना, स्प्लिटिंग अप। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि बगैर किसी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के कोई एक पेरेंट मौजूद है, कोई एक सेल भी हो सकता है, अगर तो ये दो में डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज बाइनरी फिजन। ऑलराइट, और बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है बहुत सारी बैक्टीरिया की एग्जाम के अंदर कि वो अपने बाहर एक सिस्ट बना लेते हैं ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं भी हैं तो उसका न्यूक्लियर मटेरियल अंदर ही अंदर रेप्लिकेट करता चला जाता है और बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स पैदा होगा तो इसका मतलब यह है कि द जेनेटिक मटेरियल हैज रेप्लिकेटेड विद इन द सेम पेरेंटल सेल मेनी टाइम्स। अगर एक ही कोई न्यूक्लिएटेड सेल की मिसाल ले लें तो हम यूं कहेंगे कि एक ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर न्यूक्लियाई बार बार रेप्लिकेट करते चले गए और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया, तो इस अमल को हम कहेंगे दिस इज मल्टीपल फिजन, यानी एक से ज्यादा मर्तबा पेरेंटल सेल का बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी नो अबाउट स्पोर्युलेशन, आल्सो नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्युलेशन का भी आपको याद होना चाहिए, फंजाई की बहुत सारी टाइप्स में हम स्पेसिफिक नाम भी पढ़ के आ चुके हुए हैं, लाइक जाइगोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फंगस के साथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स बुनियादी तौर पे क्या हैं कि वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑन अचीविंग या ऑन रीचिंग द फेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही इनको दोबारा से मौजूद किस्म के हालात नजर आते हैं ये वहां पे जर्मिनेट करते हैं और फिर हाइफे वगैरह ग्रो करवा देते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट बडिंग। बडिंग क्या है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अंदर खास तौर पे लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, लाइक स्पॉन्जेस, लाइक सिलिंट्रेट्स में हाइड्रा की बहुत अच्छी मिसाल है, और अगर फंजाई की मिसाल लेना चाहें तो यीस्ट बहुत अच्छी मिसाल है यहाँ पे, कि इनके ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स बनते हैं और उन आउटग्रोथ्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर दिया जाता है विच हैव द एबिलिटी टू रीजेनरेट और रीग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। तो यहां पे भी चूंकि एक ही पेरेंट से नए इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं, so this will be sexual type of reproduction. All right students, फिर इसके बाद एक चीज हम यहां पे लिखने जा रहे हैं specifically about the plants. It is known as vegetative propagation. जी स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पौधा या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, वी कैन इंक्लूड एल्गा आल्सो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट से
कोई टिश्यू सेपरेट हो जाने पे, कोई बड अलहदा कर दिए जाने पे, या किसी भी हिस्से के टूट जाने से अगर नया इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑलराइट, जिसकी मिसाल अगर आप लोगों को याद हो तो पेरिकॉप्सिरा में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, गेमा कप्स वगैरह बन जाने वाला जो काम है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर इसी तरह ये जो ट्यूबर्स वगैरह हैं, आलू, इनके ऊपर जो बर्ड्स बन जाते हैं, उस बडिंग के अमल के बाद अगर बर्ड को सेपरेट कर दिया जाए और एक ही आलू के ऊपर मौजूद बहुत सारे बर्ड्स को भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सेपरेट कर दिया जाता है, तो इसको भी हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम शामिल कर सकते हैं यहां पे, इट इज पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस की तरह का दूसरा प्रोसेस दैट इज नोन एज एपोमिक्सिस। जी स्टूडेंट्स, अब पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस ये क्या है? बुनियादी तौर पे प्लांट्स के अंदर अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स ग्रो करना शुरू हो जाएं या फ्रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएं, तो इस अमल को हम कहते हैं दिस इज पार्थिनोजेनेसिस। ऑलराइट, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस they are the development of the new fruit without fertilization। इसका मतलब क्या है? यहां पे कोई combination of gametes या fertilization का अमल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी फल पैदा हो रहा है। So this type of reproduction will be referred to as the asexual type of reproduction। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंसान ने asexual methods इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें एक मेथड है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ऑलराइट, and the other one is known as cloning। अब ये भी समझने से ताल्लुक रखती है चीज कि पहले वाला जो मेथड हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब टिश्यू कल्चर में स्टूडेंट्स आपको अंदाजा हो रहा होगा लफ्ज को देखते हुए कि टिश्यूज, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर कल्चर करना यानी उनको आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर लैब के अंदर ग्रो करवा देना इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये वाली चीज जो है, ये पहले प्लांट्स में सबसे पहले सक्सेसफुली पॉसिबल बनाया गया इस अमल को, और फिर उसके बाद इसको फर्दर कोशिश की जा रही है कि एनिमल्स के अंदर भी ऑर्गेनॉइड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, बट द एक्सपेरिमेंट्स आर स्टिल गोइंग ऑन। अब यहां पे आप जो चीज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है? अगेन इट कैन बी एडेड इनटू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि अगर हम किसी एक बर्ड में से मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक क्लस्टर ले लें और फिर उसको कल्चर करके उसे एक पूरा नया इंडिविजुअल बना दें, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज टिश्यू कल्चर टेक्निक। स्पेशली प्लांट्स के लिहाज से जब हम ये बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये बात आती है, दे हैव अ पोटेंशियल दैट अ सिंगल सेल कैन इवन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसको हम कहते हैं दिस इज टोटीपोटेंसी। सो द सेल्स, द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द प्लांट्स, दे आर टोटीपोटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेल मुकम्मल नए प्लांट में, मुकम्मल नए इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है। ऑलराइट, देन इज द अल्टीमेट थिंग, इट इज क्लोनिंग स्टूडेंट्स। अब क्लोनिंग बुनियादी तौर पे आगाज तो इसका भी प्लांट से किया गया कि प्लांट्स के क्लोन्स बना लिए गए सेम जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकास बना के, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सके और इंसान की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए या उसकी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए नई से नई फसलों के ऊपर काम किया गया, ताकि इनके क्लोन्स बनाए और जीन्स से लेके पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लोन करना शुरू करते हैं तो इन खुराक की जरूरियात को भी पूरा कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही आइडिया एनिमल्स की जानिब आ गया, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि डॉली वाज द फर्स्ट एवर शीप दैट वाज सक्सेसफुली क्लोन्ड। अब ये जो क्लोनिंग की टेक्निक स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसे हम आइडेंटिकल कॉपीज तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जहां पे इन टेक्निक्स के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात भी देखने में आते हैं। और वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं जो आप याद रखेंगे फॉर द क्लोनिंग स्पेशली, कि अगर हम देखें तो इसमें एजिंग का प्रोसेस तेज है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो चूंकि पहले से मौजूद एक एक्टिव जेनेटिक मटेरियल में से आइसोलेट करके बनाया जा रहा होता है, तो उसके अंदर एजिंग का जो प्रोसेस है, जो बुढ़ापे का अमल है, वो तेज हो चुका होता है। फिर उसके बाद जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि अगर क्लोन्ड पॉपुलेशन के अंदर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी अचानक से फूट आए, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि आइडेंटिकल कॉपीज हैं, तो ऑल ऑफ देम विल बी इन्फ्लुएंस्ड। इसका मतलब यह हुआ कि द क्लोन पॉपुलेशंस आर लेस रेजिस्टेंट पॉपुलेशंस, इनके अंदर कुव्वत मुदाफियत जो है वो बहुत ही कमजोर होती है, तो इस वजह से भी इनको बचा के रखना पड़ता है।
और तो और फिर जब हम ह्यूमन क्लोनिंग की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस एथिकल या मोरल इश्यूज भी जनरेट हुए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसानी क्लोनिंग को बैन करना पड़ा, ताकि इंसान जो है वो अपने क्लोन्स बना के कहीं इंसानियत की ही बेहुरमती करना शुरू ना हो जाए मुख्तलिफ अंदाज में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो आपको अंदाजा होगा कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves two parents. All right students, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? It involves two parents. फिर उसके बाद जो दूसरी चीज, that is gametogenesis. All right students, पहले नंबर पे तो ये बात याद रखेंगे हम यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हों या हैप्लॉयड हों, उनको गेमीट्स बनाने पड़ेंगे। तो गेमीट्स बनाने का जो अमल है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे गेमीटोजेनेसिस। अब गेमीट्स बुनियादी तौर पे हैं क्या, जिनको हम जर्म लाइन सेल्स, जर्म सेल्स या एग और स्पर्म या ओवा और स्पर्म के नाम से जानते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये क्या है कि किसी भी एक लेट्स से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक गोनेड्स अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। उन गोनेड्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस पहले गेमीट्स बनाए जाएंगे और वो गेमीट्स फिर जाके फर्टिलाइजेशन के अमल से कंबाइन होंगे एंड द जेनेटिक मटेरियल और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिस्टोर्ड। ऑलराइट, ये बात बड़ी अहम है यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमें एक हिस्सा नजर आ रहा था कि रैपिड प्रोपेगेशन तो है, एकदम बहुत तेजी से आबादी फैल सकती है, लेकिन वहां पे खतरा भी यही है कि जो आबादी आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप पे मुश्तमिल है उसको आप किसी भी एक छोटे से सिमिलर फैक्टर के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या नजर आता है, वी हैव अ फर्दर एडिशन, और वो क्या है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स टेक प्लेस। ऑलराइट, जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ऑलराइट, देन वी कैन राइट if gametes are haploid, the diploid number of chromosomes will be restored upon fertilization. All right students, चूंकि रीशफलिंग हो रही है या रिकम्बिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो हम यहां पे भी कह सकते हैं रेजिस्टेंट जीन्स प्रिवेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारे पॉइंट्स आप समझ लीजिए। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाली टाइप की रिप्रोडक्शन है जहां पे दो पेरेंट्स चाहिए। अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर हैप्लॉयड गेमीट्स बनाने हैं, तो मियोसिस का अमल होगा, और मियोसिस के अमल के अंदर हमेशा पहले ही हिस्से के अंदर इन द प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो जीन्स या क्रोमोसोम्स के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। तो यहां पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो टफ या रेजिस्टेंट या फिटेस्ट किस्म के जीन्स होंगे उनको तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई डेलेटेरियस या वीक किस्म के जीन्स हैं तो यूजुअली दे डू नॉट इनहेरिट। तो ये वाली चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा स्ट्रेंथन अप करती है कि यहां पे रीशफलिंग रिकम्बिनेशन की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंट किस्म के ट्रेड्स, ज्यादा रेजिस्टेंट किस्म के जीन्स इनहेरिट होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन द अपकमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि फर्दर ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, किस किस तरह से ये अपने अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अडेप्ट कर चुके हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।